चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपनी इस क्लास को। बाकी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ठीक नहीं है। ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है ना? ठीक है जी। ठीक है, तो मेरी है ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो एनर्जी में थोड़ा सा है ना डाउन आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली है ना पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके पीछे भी रीज़न यही था। एक तो फैमिली में फंक्शन था जिसको अटेंड करना ज़रूरी था, और दूसरी बात मेरे को ये कोल्ड हो गया था, जुकाम, इस वजह से क्लास नहीं ले पाया मैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आराम था इसलिए मैंने सोचा क्लास ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो देखिए क्लास में लास्ट क्लास में ना मैं आप सभी लोगों को समझा रहा था डेटाबेस के बारे में, है ना। तो डेटाबेस में मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दी थी। अब आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर हमें डेटाबेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। बाकी देखिए मैंने आप सभी लोगों को कई बार ये बात बोली है, हमेशा ही लगभग ये बात बोलता हूँ कि मेरी जो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है उसको ज़रूर फॉलो करके रखिए, और डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स ला पाएंगे। पहली तो क्लास देख लो, दूसरी मेरे यूट्यूब चैनल से MCQ कह लीजिए, PYQ कह लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, और तीसरा मेरा टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक PDF फाइल मिल जाएगी और मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये ज़रूर फॉलो करके रखिएगा। डेट मैंने डाली दी है 6 दिसंबर 2024 आज की तारीख है। और लास्ट क्लास में ना हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, नाम था डेटाबेस। ठीक है, हिंदी में बेसिकली डाटाबेस कहते हैं और इंग्लिश में डेटाबेस कहते हैं, और अगर आप कहना चाहें तो इसको DBMS भी कह सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार पूरा नाम भी लिखा हुआ आ जाता है कि DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ के आइए। तो डाटाबेस या डेटाबेस में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजी, शब्द लिख लो। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्दावली। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर हमें डेटाबेस के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। जैसे जब हम डेटाबेस की बात करते हैं ना, तो एक शब्द बहुत कॉमन होता है यहाँ पर जिसे बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी ये क्या चीज़ है? क्या इसका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, और कभी भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इंग्लिश में ही पूछते हैं। ठीक है, और मैंने बताया भी आपको कि जैसे जैसे कंप्यूटर को आप थोड़ा टेक्निकल वे में पढ़ेंगे तो ये इंग्लिश में ही होता चला जाता है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है। रिडंडेंसी का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पर किसी भी डेटा का बार बार रिपीट होना। जैसे सपोज दैट आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आपकी कोई इमेज है, आपकी कोई इमेज यानी कि फोटोग्राफ है, और इस इमेज का नाम है ABC। ठीक है, ये कोई फोटो है ABC नाम की। अच्छा, देख नहीं रहा, मान लीजिए सपोज दैट आपकी कोई फोटो या इमेज है ABC नाम की। ठीक है, और इस इमेज को आपने ना अपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर, मान लो कंप्यूटर में कोई फोल्डर है
ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर इस इमेज को आपने रखा हुआ है। इमेज है तो abc.jpeg ऐसे होगी, ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन आपको पता ही है। तो सपोज दैट कि आपकी कोई फोटो या इमेज है abc.jpeg नाम की, ठीक है, आपने इसे कंप्यूटर में किसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। फोल्डर मान लो बना लिया आपने कंप्यूटर में, ठीक है, ये है फोल्डर और इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक। अब सपोज दैट कि इसी फोटो फोल्डर का नाम है मान लो फोल्डर 1। अब है ना, इसी फोटो को आपने अपने कंप्यूटर में एक और फोल्डर है यानी फोल्डर नंबर 2, उसमें भी रखा हुआ है सेम फोटोग्राफ को। तो पहली बात तो ये आती है कि आपने ऐसा किया क्यों है। तो आप है ना शायद ऐसा तर्क देंगे कि हम है ना अपने कंप्यूटर में इसी फोटोग्राफ का यानी ABC नाम की जो फोटोग्राफ है इसका एक बैकअप रख रहे हैं। बैकअप का मतलब ये है कि अगर फोल्डर नंबर 1 में से ये फ़ोटो कैसे भी डिलीट हो जाए या कोई इसे डिलीट कर दे तो फोल्डर नंबर 2 से ना इस फोटोग्राफ को एक्सेस किया जा सके यानी कि प्राप्त कर सके। समझ में आ गई बात। तो आप इस वजह से है ना एक बैकअप बना के रख रहे हो। बट क्या ये सही है कि एक ही कंप्यूटर के अंदर है ना बैकअप फाइल बना के रखी जाए? तो आंसर है गलत है, ये सही नहीं है। सपोज दैट कि आपका कंप्यूटर किसी दिन ख़राब हो गया, आपका कंप्यूटर की सारी फाइलें सब डिलीट हो गई या आपका कंप्यूटर चोरी हो गया, तो जिस फाइल का आपने बैकअप बना के रखा है वो बैकअप भी चला जाएगा। फोल्डर नंबर 1 अगर कभी फोल्डर नंबर 1 की फाइल है ना वो कभी करप्ट हुई, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको दोबारा यूज़ करने के लिए आप फोल्डर नंबर 2 से है ना उस फाइल को लेते हो। अब सपोज दैट पूरा कंप्यूटर ही ख़राब हो गया आपका, तो फोल्डर 1 फोल्डर 2 दोनों ख़राब हो जाएंगे। या मान लो अगर कभी कंप्यूटर चोरी हो गया आपका तो फिर सब कुछ चला जाएगा, ना फोल्डर 1 मिलेगा, फोल्डर 2 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो बैकअप जब भी रखा जाता है किसी भी डेटा का तो सेम डिवाइस के अंदर नहीं रखते, सेम कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप नहीं रखना चाहिए। तो फिर कहाँ रखें? पेन ड्राइव में रखो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखो, CD DVD में रखिए, या फिर आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, तो क्लाउड स्टोरेज लेकर इंटरनेट के माध्यम से अपने डेटा को एज अ बैकअप की तरह रखना चाहिए, ठीक है ना। बट सपोज दैट अगर कोई है ना अपने किसी फाइल को एज अ बैकअप के तौर पर एक ही कंप्यूटर में फोल्डर 1 में और फोल्डर 2 में रखता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम है? देखो सॉरी, सपोज दैट कि ये जो फाइल है abc.jpeg नाम की, ये मान लीजिए 2 मेगाबाइट की फाइल है। इस फाइल का अपना साइज़ है 2 मेगाबाइट, आपको पता ही है हर फाइल का अपना एक साइज़ होता है। तो अगर एक ही कंप्यूटर में यही फाइल 2 जगह पर रखी होगी तो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितनी यूज़ हो रही होगी? टोटल मिला के 4 मेगाबाइट है, नहीं 4 मेगाबाइट मेमोरी स्पेस यूज़ हो रहा होगा एक ही फोटोग्राफ के लिए, एक ही इमेज के लिए। जबकि यही इमेज अगर एक ही जगह पर रखी होगी तो फिर 2 ही मेगाबाइट स्पेस मेमोरी का ख़राब होगा या यूज़ होगा कह दीजिए। इस कंडीशन में एक ही फोटोग्राफ एक ही कंप्यूटर में एक ही मेमोरी में रखी हुई है और 4 मेगाबाइट का स्पेस घेर रही है, तो अननेसेसरी अनावश्यक रूप से 2 मेगाबाइट का स्पेस और खराब हो रहा है या यूज़ हो रहा है सेम फाइल के लिए, और ये चीज़ सही नहीं मानी जाती। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको बैकअप रखना है तो सेम कंप्यूटर, सेम डिवाइस, सेम मेमोरी में नहीं होना चाहिए, अलग मेमोरी में या अलग डिवाइस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा करता भी है तो क्या इसे कोई नाम दिया जाएगा? हाँ, उसी को रिडंडेंसी के नाम से बोल देते हैं। यानी कि एक ही मेमोरी में या एक ही लोकेशन पर सेम डेटा का मल्टीपल टाइम्स आ जाना, ये डेटा रिडंडेंसी के नाम से बोला जाता है। बताइए कमेंट सेक्शन में बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, और ये सही नहीं माना जाता। आप अनावश्यक रूप से एक ही फाइल को एक से ज़्यादा जगह पर अगर रख रहे हैं तो आप मेमोरी खराब कर रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा। होता है ना कई बार, आप में से भी है ना बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन्होंने ऐसा कभी ना कभी किया होगा कि कुछ फोटोग्राफ्स को आपने कंप्यूटर में C ड्राइव के अंदर, एक फोल्डर के अंदर, फिर D ड्राइव के अंदर, फिर E ड्राइव के अंदर, कई सारी जगह पे एक ही फोटोग्राफ को रख रखा होगा कॉपी पेस्ट करके। आप ये सोच रहे होते हैं कि गलती से किसी ने C ड्राइव में से फ़ोटो डिलीट कर दी तो हम D ड्राइव से प्राप्त कर लेंगे, D से डिलीट की तो E से प्राप्त कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना, जबकि आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी ख़राब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात लिखेंगे, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा।
और सिंपल भाषा में लिखना है तो लिख सकते हैं सेम डेटा ऑन मल्टीपल लोकेशन, सेम डेटा ऑन मल्टीपल लोकेशन। और हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे एक जगह, मतलब कई सारी जगह पर समान डेटा का होना, कई सारी जगह पर समान डाटा का होना क्या कहलाएगा? यही कहलाता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। बस सपोज दैट कि ये तो चलो नॉर्मल सी बात थी कि हमने अपने कंप्यूटर में एक ही फाइल को एक से ज़्यादा जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, और हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई बोले कि भाई डुप्लीकेट फाइलों को डिलीट कर दो, हटा दो, तो बहुत ईजी है, फाइलों को सेलेक्ट कर करके ढूंढ ढूंढ के डिलीट कर देंगे जो एक जैसी फाइलें हैं, है ना। बट क्या यही प्रोसेस डेटाबेस के अंदर भी हो सकता है? हाँ। तो जब डेटाबेस में कोई डेटाबेस मेंटेन किया जाएगा तो वहाँ अगर ये प्रोसेस करना हो कि सेम डेटा को मल्टीपल लोकेशन से हटाना हो, एक ही जगह पर रखना हो, तो क्या उसे भी कोई नाम दिया जाता है? हाँ। तो बेटा फिर उसे डेटा नॉर्मलाइजेशन के नाम से बोलते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, डेटा नॉर्मलाइजेशन। इस बात को ऐसे ही समझ लो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब नॉर्मल करना। भाई अगर मान लो मेरे कंप्यूटर में एक ही फाइल एक से ज़्यादा जगह पर है और कोई बोले कि यार ये क्या कर रखा है, अपने कंप्यूटर को नॉर्मल करो। नॉर्मल करने का मतलब जो एक फाइल कई एक से ज़्यादा जगह पर है उन्हें हटा हटा ढूंढ ढूंढ के डिलीट करो। तो नॉर्मल करो मतलब नॉर्मलाइजेशन करिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया टू रिमूव डेटा रिडंडेंसी फ्रॉम डेटाबेस, टू रिमूव डेटा रिडंडेंसी फ्रॉम डेटाबेस को क्या कहेंगे? दैट इज डेटा नॉर्मलाइजेशन। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, डेटाबेस या डाटाबेस से डेटा रिडंडेंसी को ख़त्म करना, डेटा रिडंडेंसी को ख़त्म करना क्या कहलाता है? इसी को नॉर्मलाइजेशन के नाम से बोल देते हैं। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से सुनिए, सॉरी, देख लेते हैं, जितना हो पाएगा उतना पढ़ा देता हूँ, नहीं तो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने बता ही रखा है, किसी को अगर कोई टॉपिक जो अब तो खैर थोड़ा सा ही बचा हुआ है, किसी को जल्दी कोई टॉपिक कंप्लीट करना हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके पास हैं, उनमें से देखकर भी अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो आप, ठीक है। देखो डेटाबेस में क्या होता है कि यहाँ कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो डेटा रिडंडेंसी ख़त्म होती जाती है ना। तो यहाँ जो सबसे पहला स्टेप है ना, उसे फर्स्ट एनएफ के नाम से बोला जाता है। मैंने अक्सर देखा है जब डेटाबेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ डेटा नॉर्मलाइजेशन के ना कितने स्टेप होते हैं, या ये इस स्टेप का नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनएफ लिखा है ना, एनएफ का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसमें होते तो मतलब ये जो नॉर्मल फॉर्म है ना, इसमें एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को अपनाने से, उस प्रोसेस को फॉलो करने से हम डेटा रिडंडेंसी को ख़त्म कर रहे होते हैं। ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स है ना, अगर आप टेक्निकल वे में पढ़ोगे, जो कि किसी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा डीप में हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हो जो बीटेक लेवल का है, यानी मान लो क्वालिफिकेशन ही उसमें बीटेक वगैरह मांग रखी है या बीसीए एमसीए मांगी हुई है, तो वहाँ पर है ना इन नॉर्मल फॉर्म्स को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके अंदर प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। बट अगर आप नॉर्मल तरीके से डेटाबेस को समझ रहे हैं तो इनके नाम याद रखना बस, ठीक है। जैसे पहला स्टेज होता है या पहला जो स्टेप होता है उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप को सेकंड नॉर्मल फॉर्म के नाम से बोल दिया जाता है। अब इसका भी फुल फॉर्म यही रहेगा, दैट इज़ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद तीसरे स्टेप को थर्ड नॉर्मल फॉर्म के नाम से बोला जाएगा, इसका भी फुल फॉर्म यही रहेगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो चौथा स्टेप है उसको BCNF कहते हैं।
BCNF बेसिकली दो व्यक्तियों के नाम को मिलाकर ये स्टेप बनाया गया है, जिसमें B का मतलब है बॉयस और एक व्यक्ति था कॉड, उसका CODD कॉड। इन दोनों व्यक्तियों के नाम को मिलाकर ये बना दिया गया, दैट इज बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। कॉड बेसिकली एक व्यक्ति का नाम था, ठीक है, जिसको डॉक्टर EF कॉड के नाम से बोला जाता है, और ये एक तरीके से डाटाबेस के फादर ही माने जाते हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं ना, ऐसे ही डेटाबेस के फादर के तौर पर आप डॉक्टर EF कॉड नाम के व्यक्ति को एज अ फादर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति और थे बॉयस नाम के, तो उन दोनों के नाम को मिलाकर ये चौथा स्टेप रखा गया, बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। और इसके बाद फिर पांचवा जो स्टेप है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के नाम से होता है। यानी कि टोटल मिला के नॉर्मलाइजेशन करने के 5 स्टेप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर BCNF जो फोर्थ स्टेप है उसको BCNF कहते हैं, और पांचवें स्टेप को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के नाम से बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी जानकारी मैं हमेशा देता ही हूँ आपको, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर डेटाबेस की एज इट इज़ PDF मिल जाएगी जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो आप उस PDF फाइल से भी रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर केवल सुनते रहिए, समझते रहिए, डाउट पूछते रहिए। ठीक है, अब अगला एक और पॉइंट आता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लिखे डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी ये क्या होता है? देखो, डेटा कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब होता है डेटा का कंसिस्टेंट नेचर में होना। कंसिस्टेंट नेचर का मतलब होता है लगातार होना, एक जैसा होना, मतलब जिसमें बदलाव ना हो बार बार, उसी की यहाँ पर बात चल रही है। तो हम लिख सकते हैं डेटा इनकंसिस्टेंट इन नेचर, डेटा, या ऐसे लिख लो डेटा कंसिस्टेंट इन नेचर, कंसिस्टेंट इन नेचर मतलब लगातार होने की प्रकृति, लगातार होने का नेचर या प्रकृति को ही क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंसी कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप अगर डेली मान लो 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि आप रोजाना फिर 4 घंटे या 6 घंटे ही पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आज तो 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर ली, कल 1 ही घंटे पढ़ाई की, फिर अगले दिन बिल्कुल ही नहीं करी, फिर उसके दिन आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो। तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ करो, है ना। फिर वो अपने हिसाब से देख लो, एग्ज़ाम के हिसाब से देख लो कि हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो कम है या ज़्यादा है ना। समय के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी कैसा भी पढ़ रहे हो, तो उससे फिर सक्सेस मिलने में या सफलता मिलने में देर हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी है ना होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है डेटाबेस में। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल और से मैं डिस्कस करूंगा। जैसे अगर हम बैंक अकाउंट्स की बात करें, तो बैंक में ना बेसिकली बैंक अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो बैंक में 2 तरीके के हम अकाउंट्स की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो होता है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। आपके पास आज अगर 10,000 रुपये आ गए तो जमा कर आइए, और कल अगर 2,000 निकालने तो निकाल लीजिए, परसों फिर 5,000 आ जाए जमा कर आओ, और फिर अगर 3,000 निकालने तो 3,000 निकाल लो, जैसा आपको मन करे ऐसे जमा करो निकाल लो। खैर बहुत ज़्यादा अमाउंट में शायद 50,000 कोई लिमिट होती है, शायद वो उससे ज़्यादा नहीं जमा कर सकते एक दिन में, या ऐसा कुछ हो सकता है बाद में आके। बस छोटे मोटे अमाउंट की बात करें तो निकालते रहिए, जमा करते रहिए, ऐसे ही होता है ना। पर एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं RD, रिकरिंग डिपॉजिट, RD। जैसे आपने 10,000 रुपये की RD खोली है, तो उसमें हर महीने आपको 10,000 रुपये जमा करने होंगे। समझ में आया? तो ये RD अकाउंट कहलाता है। तो उसमें हर महीने की जो एंट्री देखी जाएगी वो कितनी होगी? 10,000 10,000 10,000 10,000। तो अगर कोई RD आपने 1 साल तक चलाई, तो उसमें हर महीने की जो एंट्री होगी, है ना, RD की पासबुक है मान लीजिए आपके पास, तो उसमें 10,000 10,000 10,000 10,000 यही एंट्री दिखाई दे रही होगी। जबकि सेविंग अकाउंट्स में एंट्रीज की जो वैल्यू है ना वो कम ज़्यादा ऐसे भी दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना सेविंग में आप है ना हर महीने 10,000 ही जमा करो, आप 50,000 जमा कर दो, आप 2,000 जमा कर दो।
तो वो एंट्री है ना अलग अलग दिख रही होगी, पर आरडी में हर महीने की एंट्री एक जैसी होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आरडी अकाउंट होता है बैंक्स में वो कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, ठीक है, उसमें हर महीने की एंट्री एक जैसी होती है। तो ऐसा सही माना जाता है डेटाबेस की टर्म में। इसके बाद अगला जो टर्म डेटाबेस में कंसीडर होता है उसे डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ऐसा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया जहां डेटाबेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। अब डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली ना दो चीज़ों को फॉलो करने से होती है। एक तो है डेटा एक्यूरेसी प्लस डेटा कंसिस्टेंसी। अगर किसी डेटाबेस में डेटा कंसिस्टेंसी बनी हुई है और डेटा एक्यूरेसी है तो हम वहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी शब्द बोल सकते हैं। कंसिस्टेंसी तो मैंने अभी समझाया। एक्यूरेसी का मतलब होता है यहाँ पर बेटा दैट इज़ नो रिडंडेंसी, यानी किसी डेटाबेस में अगर रिडंडेंसी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्यूरेट डेटाबेस है। वैसे भी पता है, मतलब कॉमन पीपल, आम आदमियों के लिए भी ये इंटीग्रिटी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं ही आपसे बोलूँ कि यार तुम इंटीग्रिटी फॉलो करते हो, मैं बोलूँ आपसे कि तुम इंटीग्रिटी फॉलो करते हो अपने डेली लाइफ में या अपने जीवन में, तो इसका मतलब है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हो। कैसे? आप हमेशा एक्यूरेट रहोगे, सटीक रहोगे, कोई भी बात पूछेंगे, कोई भी बात आप बताओगे, सही जवाब आएगा हमेशा। और आप कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखते हो, यानी कि अपने जो जवाब हैं, अपने जो आंसर्स हैं, वो आप बदलते नहीं हो। क्या आज कुछ बोल रहे हो, कल कुछ और बोल रहे हो। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि मेरे सामने तो कुछ और बोल रहे हैं, उनके सामने कुछ और बोल रहे हैं, एक ही बात को नमक मिर्च लगाकर बोल रहे हैं, बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, एग्जैगरेट करके बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर लोग कम बिलीव करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर लोग कम बिलीव करते हैं कि भाई इससे कुछ भी पूछोगे अपने मन से बनाकर बोल देता है, सही नहीं बताएगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूछो, आज पूछो वही बात, एक साल बाद पूछो तब भी वही बात बताएंगे, यानी कि वो कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में और सही जवाब देंगे, तो यानी एक्यूरेट भी हैं। तो ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना, ये ह्यूमंस की लाइफ में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऐसे ही है ना, डेटा रिडंडेंसी अगर नहीं है डेटाबेस में और कंसिस्टेंसी भी है, तो दोनों को मिलाकर है ना ये कहा जा सकता है कि ये डेटाबेस इंटीग्रिटी फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है ना अगला एक और डेटाबेस में टर्म आता है डेटा माइनिंग। ये क्या चीज़ है? देखो, माइनिंग से ही आप समझ गए होंगे डेटा को निकालना। जैसे कि जो खदानें होती हैं, ठीक है, उनसे है ना खोद कर चीज़ें निकाली जाती हैं। जैसे आयरन की माइनिंग हो गई, कोल माइनिंग हो गई, गोल्ड माइनिंग हो गई। तो खदानों से जो खोद कर निकाला जाता है उस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है ना। तो ऐसी है ना, अगर कोई डेटाबेस है और उसमें डेटा को आप निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसी को डेटा माइनिंग के नाम से बोल देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटा फ्रॉम डेटाबेस नोन एज डेटा माइनिंग। ठीक है जी, हिंदी में लिख लो, डाटाबेस से डाटा को निकाला जाना ये क्या कहलाता है? इसी को ये ना हम डेटा माइनिंग के नाम से बोल देंगे, ठीक है। अगला एक और टर्म आता है यहाँ पर, दैट इज डेटा वेयर हाउस। ये भी पूछ लेते हैं कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है डेटाबेस के टर्म में। अब देखो, वेयर हाउस का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पर चीज़ों को कलेक्टिवली रखा जा रहा हो। जैसे कि है ना, हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं वेयर हाउस के केस में। एक तो है ना, जब अनाज की बात होती है, गेहूं चावल दाल की बात होती है, तो इनको गोदाम में रखा जाता है, जिसको गोडाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो वहाँ पर इनको फल, मतलब इनको अनाज वगैरह को ठंडा करके रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको गोदामों में रख देते हैं, ठीक है, बोरे कट्टों में भर के। बट अगर हम फल सब्जियों की बात करें जिनको ठंडा करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं ताकि महीनों तक वो फल सब्जियां वगैरह चलती रहे, ख़राब ना हो। तो दोनों ही केसेस में, यानी कि अगर फल सब्जी की बात करें या फिर अगर हम बात कर रहे हैं अनाजों की, ये दोनों गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, इनको एक ही शब्द से अगर बोलना हो तो इन्हें वेयर हाउस के नाम से बोला जा सकता है। तो ऐसी डेटा वेयर हाउस भी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में, जहाँ पर डेटा बेसिस का कलेक्शन होता है। मतलब हमने एक वेयर हाउस बनाया हुआ है जिसमें कई सारे डेटाबेस होंगे
जिनमें से हम डेटा को निकाल भी सकते हैं और डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो डेटा वेयर हाउस की सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा बेसेस, इट इज़ ए collection of databases to extract data, यानी कि डेटा को निकाला जाना, एंड टू इंसर्ट डेटा, टू इंसर्ट डेटा। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? नीचे जगह नहीं बची है इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना हो तो लिख लेना कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा बेसों का कलेक्शन यानी संग्रह होता है जिसके थ्रू हम डेटा को निकाल भी सकते हैं और डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डेटा को डाल भी सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, डेटा वेयर हाउस डेटा बेसिस का या डेटा बेसों का संग्रह होता है जिसमें डेटा को निकाला भी जा सकता है और डेटा को इंसर्ट भी कराया जा सकता है। ठीक है, यानी डेटा को स्टोर भी करा सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, इसके बाद है ना एक और शब्द डेटाबेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जिसे डीबीए कहते हैं। अगला एक शब्द और लिख लीजिए, दैट इज डीबीए। ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या मीनिंग है इसका? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में है ना, आप देखो यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ना एडमिन, और यही एडमिन शब्द है ना, आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप है ना व्हाट्सएप वगैरह में कोई ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पर भी एक एडमिन होता है। देखा है ना आपने, व्हाट्सएप पे जब आप ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पर भी एक एडमिन बनाया जाता है, या एक से ज़्यादा एडमिन बना दीजिए। तो उस एडमिन की मतलब जो पावर है वो क्या होती है ग्रुप में? तो व्हाट्सएप पे जब कोई ग्रुप बनता है और उसका एडमिन बनता है तो उसकी पावर क्या है कि वो किसी को भी ग्रुप में ऐड कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है ना। यानी मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि सारी पावर्स है ना एडमिन के हाथ में ही होती हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर सकता है। तो उसी तरीके से ना किसी डेटाबेस को जब बनाया जाता है उसकी पावर डीबीए के हाथ में ही होती है, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे भी एडमिन शब्द जो व्हाट्सएप के केस में हम इस्तेमाल करते हैं वो शॉर्ट रूप है एडमिनिस्ट्रेटर का ही, छोटा रूप। तो ऐसी डेटाबेस में भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब ये ध्यान रखना कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना बेसिकली दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं यानी कि डालते हैं, तो उस डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर है ना डीबीए नाम का एक प्रोग्राम भी होता है जो पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करता है। और डीबीए बेसिकली कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पर ये पॉइंट लिख लीजिए, जहां डेटाबेस का काम होता हो, जहां डेटाबेस का काम होता हो, काम होता हो। बात समझ में आई या नहीं? यानी कि हम अगर मान लो किसी जगह पर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, या मान लो ये कोई कंपनी है जो डेटाबेस का ही काम करती है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है ना, उसकी पोस्ट का नाम भी डीबी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो वहाँ पर बेसिकली पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है बेसिकली, ये इट कंट्रोल्स द कंप्लीट डेटाबेस, इट कंट्रोल्स द कंप्लीट डेटाबेस। कंप्लीट डेटाबेस। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? हिंदी में लिख लो, डेटाबेस या संपूर्ण डेटाबेस को नियंत्रित करने वाला, संपूर्ण डेटाबेस को नियंत्रित करने वाला कौन कहलाएगा? उसी को है ना डीबीए के नाम से बोल देते हैं। नोट कर लीजिए, मैं फिर से समझा दूं, जब आप कोई डेटाबेस एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह दीजिए अपने कंप्यूटर में डालते हैं, जैसे ओरेकल नाम का एक सॉफ्टवेयर है आपको पता ही है, तो ओरेकल नाम के सॉफ्टवेयर को जब आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे
तो सॉफ्टवेयर में भी डीबीए नाम का एक प्रोग्राम होता है जो जब डेटाबेस बन रहा होगा तो उसको पूरे को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कोई मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पर डेटाबेस का अगर काम होता है तो वहाँ पर भी है ना एक डीबीए व्यक्ति की पोस्ट भी होती है जो पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टैंडर्ड डेटाबेस। स्टैंडर्ड डेटाबेस क्या चीज़ है भाई? ऐसा लिखो, स्टैंडर्ड डेटाबेस प्रॉपर्टीज। स्टैंडर्ड डेटाबेस प्रॉपर्टीज हिंदी में लिखा जाएगा मानक, मानक डाटाबेस के गुण, मानक डाटाबेस के गुण। देखो, अगर आपको डेटाबेस बनाना है आप बना सकते हो, आपको पता है कि कैसे डेटाबेस बनता है। मेरे को अगर डेटाबेस बनाना है तो मैं भी बना सकता हूँ, मुझे पता है कैसे बनता है। बट अगर हम मेरे और आपके डेटाबेस में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, है ना, तो उसके डेटाबेस को ज़्यादा बेहतर बताया जाएगा या बोला जाएगा जिसने सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया हो। जिसने सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करके डेटाबेस बनाया होगा तो उसी को ही हम स्टैंडर्ड डेटाबेस या उसके द्वारा बनाए गए डेटाबेस को हम स्टैंडर्ड डेटाबेस बोल देंगे। तो किसी भी डेटाबेस के स्टैंडर्ड होने की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? तो बेटा उसे कहा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं? एसिड प्रॉपर्टीज़। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो, ए का मतलब होता है यहाँ पर बेटा एटॉमिसिटी। कई बार है ना हमने देखा है जब डेटाबेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पूछ लेते हैं कि बताओ ए का मतलब क्या है एसिड में, तो आंसर है एटॉमिसिटी। फिर पूछ लेते हैं सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब यहाँ पर आइसोलेशन। और डी का मतलब क्या है? डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। तो इस बात को ऐसे समझिए, एटॉमिसिटी बना है शब्द एटम से, एटम का मतलब सिंगल। यानी ये कहा गया कि अगर कोई डेटाबेस बनाया गया है और उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन होने का मतलब ये होता है या तो डेटाबेस में डेटा डालिए या वहाँ से निकालिए, तो ये बेहतर माना जाता है कि एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन हो, ठीक है ना। ये वैसे समझ लो जैसे मान लो आप किसी के डाउट क्लियर कर रहे हो, है ना, और एक बार में एक ही बच्चा डाउट पूछे तो आप बेहतर तरीके से डाउट क्लियर कर पाएंगे। अब वो है ना सभी के सभी चिल्ला रहे सर मेरा डाउट मेरा डाउट मेरा डाउट, ये बताना वो बताना, तो वहाँ पर है ना एक मिस मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, आप किसी के डाउट सही से बता पाओगे या नहीं। उसी तरीके से समझ लो एटॉमिसिटी हर जगह होनी चाहिए, एक बार में एक ही चीज़ को सही तरीके से करिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि डेटाबेस में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है यानी कि डेटा को निकाल रहे हो या जमा कर रहे हो उसमें डाल रहे हो, तो उस कंडीशन में एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन रन करे। सॉरी। फिर सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, वो मैंने बताया कि डेटाबेस कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करे, मतलब वैल्यूज जो डेटाबेस में डाली गई हो बार बार चेंज ना हो। आई का मतलब आइसोलेशन, ये कहा गया कि अगर मान लो सपोज दैट कि एक डेटाबेस के साथ दो ट्रांजेक्शन चल रही हैं, मतलब एक ही समय पर या तो दो डेटा को निकाला जा रहा हो, दो डेटा को जमा किया जा रहा हो, या एक डेटा डाला जा रहा हो एक जमा, मतलब एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स रन कर रही हो किसी डेटाबेस के साथ, तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर अनअवेयर टू ईच अदर, यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन की खबर दूसरे ट्रांजेक्शन में नहीं होनी चाहिए, है ना, या आपस में ये मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। दो ट्रांजेक्शन एक ही डेटाबेस के साथ चल रही हैं तो इंडिविजुअल चल रहे हैं, वो एक दूसरे से इनका कोई लेना देना ना हो, आपस में मिस मैच भी ना हो, मैच ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए, अलग चले बिल्कुल, तो इसको कहा जाता है आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होना चाहिए कि वो ठीक से काम करे, ड्यूरेबल हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि टेम्प्ररी बेसिस पर आपने जल्दी से डेटाबेस बना दिया हो, सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को फॉलो करके ही बनाइए ताकि एक डेटाबेस प्रॉपर तरीके से रन करे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि स्टैंडर्ड डेटाबेस है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो आंसर है एसिड प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए किसी ने अगर डेटाबेस बनाया है तो उसके बनाए गए डेटाबेस को स्टैंडर्ड डेटाबेस के नाम से बोल दिया जाएगा। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब आगे देखिए, डेटाबेस में है ना जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब अभी तक तो जो हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा, ये सब टर्मिनोलॉजी है डेटाबेस को एक तरीके से ऊपर ऊपर समझने की कि डेटाबेस में होता क्या क्या है, ठीक है। अब हम डेटाबेस के अंदर जा रहे हैं।
सपोज दैट डेटाबेस बनाने जा रहे हैं हम, तो डेटाबेस बनाने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। और ऑर्गेनाइज कलेक्शन कैसे होगा, कैसे रखेंगे डेटा को सुसंगठित तरीके से, टेबल बना के। तो अब फाइनली है ना हम टेबल बनाने जा रहे हैं, और टेबल बना बना के डेटा को अंदर डालेंगे या निकालेंगे टेबल से। सपोज दैट कि हमने टेबल बनाई, और टेबल में आपको पता है कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डेटाबेस में टेबल बनती है, और टेबल में जब कॉलम बनते हैं तो कॉलम को कॉलम नहीं कहते, एट्रीब्यूट कहते हैं। और रो बनेंगी यानी पंक्तियां, तो उनको पंक्तियां या रो नहीं कहते, टपल कहते हैं। ये मैंने बात आपको लिखवाई भी थी। तो सपोज दैट कि आपने एक टेबल बनाई, रो और कॉलम है इसमें, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, कॉलम के नाम भी रखेंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ रख दिया दैट इज रोल नंबर, यहाँ नाम रखा कॉलम का नेम, यहाँ रख दिया बेटा एड्रेस, और यहाँ रख दिया एज। तो इस तरीके से 4 कॉलम बनाए किसी टेबल के अंदर, और ये आपने यहाँ पर उनके नाम रखे। अब मान लो सपोज दैट कि रोल नंबर है R1, नाम है अमित, एड्रेस है दिल्ली, एज है 123। ऐसी कोई दूसरा बच्चा है, उसकी रोल नंबर है R2, नाम है नवीन, एड्रेस है उसका बेंगलुरु, ठीक है, और फ़ोन नंबर है उस या एज है उसकी, अच्छा एज है वो, एज है ना, तो एज को 2 डिजिट में लिख लेता है। मान लीजिए इसकी एज है 23 और इसकी एज है 24 और इसकी 25 लिख लो। तो इस तरीके से ना किसी टेबल के अंदर हम स्टूडेंट्स का डेटा लिखते जा रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, एड्रेस लिख रहे हैं, और एज लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जब कोई टेबल बनाई जाती है ना, तो उसके ऊपर कुछ टर्म कंडीशन भी बनाई जाती है। जैसे एक टर्म या कंडीशन का नाम होता है बेसिकली, जिसे प्राइमरी की के नाम से बोलते हैं। अगर आप एक शब्द में बोलना चाहें कि ये प्राइमरी की क्या है, तो आप इसे कंडीशन कह दो, या फिर है ना एक नाम और भी दिया जा सकता है, दैट इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो, कंडीशन या कंस्ट्रेंट बोल दीजिए। ये बात समझ में आ गई सभी को? इज दैट क्लियर और नॉट? तो फाइनली है ना हमको ये समझ में आ गया, फाइनली हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया चलिए, तो मैं आपको है ना ये समझा रहा था कि हमने ना टेबल के अंदर कोई डेटा डाल दिया, कोई भी डेटा रखा है यहाँ पर हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन या कंस्ट्रेंट, ये बेसिकली हमने क्या किया, मतलब कोई कंडीशन लगानी है हमको, ये है हमें मेनली, मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि हमने कोई टेबल बना दी, कॉलम बना दिए, डाटा भी डाल दिया रो वाइज। अब कोई कंडीशन अप्लाई करनी है वहाँ पर, जिसका नाम है प्राइमरी की, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, इसका क्या मीनिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो प्राइमरी की नाम की कंडीशन है ना, ये किसी टेबल के कॉलम के ऊपर अप्लाई की जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर अप्लाई होगी, कॉलम के ऊपर। और कॉलम को कॉलम नहीं बोलते, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट तो ये लिख लीजिए, अप्लाइड ऑन, दूसरा पॉइंट तो आप ये लिख लो, अप्लाइड ऑन एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई की जाती है, एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई की जाती है। बताइए, बात समझ में आ गई? अब सपोज दैट कि ये वाली जो कंडीशन है वो हम किसी भी कॉलम पर यानी एट्रीब्यूट पर अप्लाई करते हैं, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये बेटा कि जिस भी एट्रीब्यूट पर आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, उस एट्रीब्यूट के अंदर सारा जो डेटा है वो हमेशा यूनिक रहना चाहिए, प्लस नॉट नल, यानी कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं? नहीं समझे? समझाता हूँ। सपोज दैट कि किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का है ना हमको रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, रो वाइज, पंक्ति वाइज। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया रोल नंबर R1, नाम है अमित, एड्रेस है दिल्ली, और एज है 24। अब हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कॉलम यहाँ पर रखें इन चारों में कि जिसमें हमेशा यूनिकनेस आए, रिपीटिशन ना आए। जैसे कि नेम वाले कॉलम में ऐसा हो सकता है रिपीटिशन आ जाए,
जैसे एक ही नाम के दो या दो से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, यहाँ तो रिपीटिशन आ रही है, यूनिकनेस तो है ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है एड्रेस में रिपीटिशन हो जाए, हाँ हो सकता है, एक से ज़्यादा बच्चे दिल्ली के हो सकते हैं तो दिल्ली कई बार आएगा। क्या एज में है ना ऐसा हो सकता है कि रिपीटिशन आ जाए, यानी 24 साल के कई सारे बच्चे हों, हाँ हो सकता है। तो कोई तो ऐसा कॉलम होगा जिसके अंदर रिपीटिशन ना आए, हाँ रोल नंबर। यानी रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है यहाँ पर, एक ऐसा एट्रीब्यूट है यहाँ पर जिसमें रिपीटिशन कभी नहीं आएगा। यानी जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चों के यहाँ रोल नंबर लिखे जाएंगे वो हमेशा यूनिक आएंगे। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 और ऐसे ही आगे रोल नंबर्स बढ़ते जाएंगे, कभी रिपीट नहीं होगा रोल नंबर। और ऐसे ही हमें देखने को मिलता है किसी भी क्लासरूम में बच्चों के जो रोल नंबर है सबके अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉट नल, यानी कि ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। क्या ऐसा होता है कभी कि हम है ना किसी भी, मान लो क्लास के अंदर बच्चों के रोल नंबर अगर दे रहे हैं तो किसी बच्चे को छोड़ दें, चल तुम्हें नहीं दे रहे रोल नंबर, बाकी सब बच्चों को दे दे, तुम्हें नहीं देंगे, ऐसा होता है? नहीं, सभी बच्चों को रोल नंबर दिया जाता है, हर बच्चे का रोल नंबर होगा, यानी कि ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी कॉलम के अंदर, आप ऐसा चाहते हैं कि किसी कॉलम के अंदर आने वाली एंट्रीज हमेशा यूनिक हो और ब्लैंक ना छूटे, तो ऐसी इसलिए आप उस कॉलम या एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की कंडीशन लगा सकते हो। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जब आप अपनी कोई ईमेल आईडी बनाते हो, आपने ईमेल आईडी बनाई रखी होगी अपनी, जैसे yatendra@gmail.com, ये ईमेल आईडी है जीमेल पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी आपकी भी होगी। तो जस्ट सपोज दैट कि आप अपनी जीमेल आईडी बनाने जा रहे हैं या ईमेल आईडी बनाने जा रहे हैं जीमेल पर, तो उस समय ना आपसे यूज़र नेम लिखवाया जाता है कि यूज़र नेम बनाओ पहले, ठीक है। आपने लिखा, मान लो मैं आदेश जी का ही नाम ले लेता हूँ कि आदेश जी ने लिखा आदेश फिर @gmail.com, तुरंत आपने एक देखा है मैसेज आता है कि दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये यूज़र नेम पहले से कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये नाम कोई पहले से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन या कंस्ट्रेंट लगा होता होगा, तभी तो ऐसे पता चल रहा है। तो वो कंडीशन या कंस्ट्रेंट का नाम क्या है? दैट इज प्राइमरी की। यानी कि जब हम जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी बना रहे होते हैं उस समय यूज़र नेम वाले उस ऑप्शन पे, है ना, क्योंकि देखो जो यूज़र नेम आईडी वगैरह जो बना रहे होते हो आप, वो तो एक ऑनलाइन फॉर्म है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, नाम क्या है? दैट इज प्राइम, पहले से इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन या कंस्ट्रेंट लगा होता होगा, तभी तो ऐसे पता चल रहा है। तो वो कंडीशन या कंस्ट्रेंट का नाम क्या है? दैट इज प्राइमरी की। यानी कि जब हम जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी बना रहे होते हैं उस समय यूज़र नेम वाले उस ऑप्शन पे, है ना, क्योंकि देखो जो यूज़र नेम आईडी वगैरह जो बना रहे होते हो आप, वो तो एक ऑनलाइन फॉर्म है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसकी कनेक्टिविटी किससे होती है? डाटाबेस से। यानी कि आप जो भी यूज़र नेम आईडी वाईडी सब बनाओगे वो डाटाबेस में सेव होगी। तो डाटाबेस में टेबल जो बनी होती है उनके ऊपर ये कंडीशन पहले से लगी होती है, फिर कनेक्टिविटी कर रखी होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की और डाटाबेस की। तो जब आप यूज़र नेम डालते हैं adesh@gmail.com, ये पूरा आईडी बनाते हैं, तो बता देगा कि इस नाम से पहले कोई आईडी बना चुका है, अब नाम बदलो। यानी वो चाहता है कि उस कॉलम में, यूज़र नेम वाले कॉलम में यूनिकनेस आनी चाहिए, रिपीटिशन ना हो। वरना एक ही, मतलब ईमेल आईडी अगर मान लो एक से ज़्यादा लोगों की सेम हो जाएगी तो मिसमैच नहीं होगा, समझ रहे नहीं? तो जीमेल वाले भी चाहते हैं कि यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए, आप नाम में कुछ आगे पीछे जोड़ो तब अलग से यूज़र नेम रख लो, ठीक है। तो क्या कंडीशन आ गई यहाँ पर? यूनिकनेस वाली, हर बार यूनिक नाम आना चाहिए। और नॉट नल का मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आप जीमेल के थ्रू अपनी ईमेल आईडी बना रहे हैं और यूज़र नेम ही सेट ना करो? यूज़र नेम होता है जैसे आदर्श या आदेश @gmail.com में आदेश जो आगे नाम लिखा हुआ है से पहले, उसे यूज़र नेम कहते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूज़र नेम लिखो ही ना और आईडी बन जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते वहाँ पर, नल भी नहीं छोड़ सकते। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो अब पेपर में ना अगर क्वेश्चन पूछा गया है ना डेटाबेस के बारे में, प्राइमरी की के बारे में,
तो क्या पूछा जा सकता है कि प्राइमरी की होती क्या है? तो सबसे पहली बात है कंडीशन। कहाँ पर अप्लाई होती है? कॉलम के ऊपर। और अप्लाई होने से क्या होता है? यूनिकनेस और नॉट नल की कंडीशन आ जाती है। और एक बात और कि प्राइमरी की अप्लाई करने से ओवरऑल टेबल में क्या चीज़ देखने को मिल रही है? तो हमें एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझाऊंगा, पहले लिख लो। ए रिकॉर्ड इज यूनिकली आइडेंटिफाई। ए रिकॉर्ड इज यूनिकली आइडेंटिफाई बाय यूजिंग प्राइमरी की। बाय यूजिंग प्राइमरी की। समझ में आया नहीं? यानी कि ये जो चौथा पॉइंट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेपर हुआ था कुछ समय पहले, वहाँ पर यही एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई हमें देखने को मिली थी एग्जैक्ट, जहाँ पर ये पूछा गया कि बताइए एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी टेबल के अंदर किस की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन में था प्राइमरी की। ठीक है ना? यानी एक प्राइमरी की लगाने से किसी कॉलम के ऊपर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। नहीं समझे? समझाता हूँ। किसी भी व्यक्ति की रो वाइज यानी कि पंक्ति वाइज डिटेल को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। ऐसी कोई व्यक्ति है नवीन नाम का, ये भी उसका रिकॉर्ड कहलाएगा, है ना? तो ये रिकॉर्ड्स कहलाएंगे किसी भी टेबल के अंदर पंक्ति वाइज, रो वाइज। ठीक। अब सपोज दैट कि ये जो टेबल है ना, इसे कुछ देर के लिए क्लास मान लीजिए, क्लासरूम। ठीक। और उस क्लासरूम के बाहर है ना, मान लीजिए कोई टीचर खड़ा होकर या प्रिंसिपल खड़ा होकर ये बोले कि इस क्लास में रोल नंबर 1 बाहर आ जाओ, रोल नंबर 1 बाहर आ जाओ। ठीक है। अब एक बात और समझिए यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लास में ना सेम रोल नंबर हो जाए दो बच्चों के? नहीं। यानी रोल नंबर मान लो एक बच्चा और है जिसका R3 है, अब इस बच्चे का नाम भी अमित है, रहने वाला दिल्ली का ही है, फोन एज मान लो इसकी एज भी सेम है, मान लो एज मान लो इसकी 24 है। 24-24 साल के दो अमित एक ही क्लास में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। दिल्ली के ही रहने वाले हो सकते हैं? हो सकते हैं। इतनी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। अब सपोज दैट कि ये कोई बच्चा है अमित नाम का, जिसका रोल नंबर तो R3 है, बट बाकी सारी चीज़ें हैं ना इसकी मैच करती हैं अमित नाम के ही एक बच्चे से जिसका रोल नंबर R1 है। ठीक है। तो R1 वाले रोल नंबर के नाम, बच्चे का नाम है अमित, दिल्ली का रहने वाला, 24 साल एज है, और R3 वाले रोल नंबर वाले बच्चे का नाम भी अमित, दिल्ली का रहने वाला और एज 24 साल है। अब सपोज दैट कि क्लास के बाहर खड़े होकर प्रिंसिपल ने यह बोला कि इस क्लास में जो अमित बच्चा है वो बाहर निकल के आओ। तो अब बताना कितने बच्चे बाहर निकल के आ जाएंगे? 2 बच्चे बाहर निकल के आ जाएंगे इस कंडीशन में, रोल नंबर R1 वाला भी और रोल नंबर R2 वाला भी, ये कहते हुए कि शायद मुझे बुलाया है, शायद मुझे बुलाया है ना? बट अगर वो प्रिंसिपल ये कहता है कि रोल नंबर R1 बाहर निकल के आओ, तो कौन निकल के आएगा? अमित ही निकल के आएगा, और दिल्ली में रहने वाला ही निकल के आएगा, जिसकी एज 24 है वही निकल के आएगा। पर ये अमित R3 वाला अमित नहीं होगा। अब क्लैरिटी है, क्लियर बोला है कि रोल नंबर R1 ही बाहर निकल के आओ। तो किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगाने की वजह से, यानी कि ये कंडीशन आने की वजह से पूरा का पूरा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है? नहीं, रिकॉर्ड ही तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। वरना R1 कहने से क्या R3 वाला, ये वाला अमित बाहर आ सकता है? नहीं। जब साफ साफ R1 कहा जा रहा है, यानी कि एक रोल नंबर कहा जा रहा है, यानी कि प्राइमरी की वाली कंडीशन बोली जा रही है, तो सीधी सी बात है एक ही बच्चा बाहर निकल के आएगा। ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ प्राइमरी की लगाने से किसी टेबल के अंदर क्या यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, किसकी यूनिक पहचान होती है? तो आंसर है रिकॉर्ड की। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब इसके बाद है ना, आगे देखते हैं। और भी कुछ कीज का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, एक की का नाम और भी होगा यहाँ पर, जिसे कैंडिडेट की कहा जाता है। क्या नाम है? कैंडिडेट की। ये क्या चीज होती है? देखो, किसी भी टेबल के अंदर जितने भी है ना कॉलम के नाम होते हैं, उन सबको कैंडिडेट की कहते हैं। जैसे कैंडिडेट की के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो रोल नंबर ये कैंडिडेट की कहलाता है यहाँ पर। नेम जो लिखा हुआ है ये भी कैंडिडेट की कहलाता है। एड्रेस भी कैंडिडेट की कहलाएगी और एज भी कैंडिडेट की कहलाती है। यानी बेसिकली डेटाबेस में किसी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम के नाम यानी एट्रीब्यूट के नाम होते हैं उनको कैंडिडेट की बोलते हैं यहाँ पर। आप बोलेंगे सर ऐसी कंडीशन नहीं होती कैंडिडेट की कि जैसे आपने प्राइमरी की लिखवाई है, नहीं ऐसी नहीं होती, इसका अपना अलग कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद एक नाम आता है ऑल्टरनेट की। ठीक है, ऑल्टरनेट की। अब इसका एग्जांपल क्या है? देखो ऑल्टरनेट की का सिंपल सा मतलब है कि सारी की सारी जितनी भी कैंडिडेट की हैं आप उनमें से केवल प्राइमरी की को हटा दो, तो बाकी जितनी भी कीज बचेंगी वो सब ऑल्टरनेट की कहलाती हैं। जैसे प्राइमरी की कौन सी की है यहाँ पर? रोल नंबर, इसको हटा दो, यानी कि बाकी बचा हुआ नेम, बाकी बचा हुआ एड्रेस और बाकी बचा हुआ एज। ये तीनों जो कॉलम है ना या एट्रीब्यूट हैं, इनको यहाँ पर ऑल्टरनेट की के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए, डाउट पूछते रहिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, वहाँ पर आपको डेटाबेस की है ना कंप्लीट क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं डाउनलोड करके जैसे चाहें वैसे। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनते रहिए। समझ में आ गया सभी को? आदेश यहाँ से जो भी डाउट है वो पूछिए, इधर उधर के डाउट डिस्कस नहीं करेंगे क्लास के बीच में। आपके एक डाउट के चक्कर में बाकी जो इस बैच में 9,999 बच्चे होते हैं उनका नुकसान होता है। अभी जो डाउट्स हैं वो इसी टॉपिक के होने चाहिए। अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट, दैट इज फॉरेन की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फॉरेन की का मतलब क्या है? देखो ये भी है ना, कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, वहाँ पर ये एग्जाम में पूछा गया। तो फॉरेन की का मतलब क्या है बेसिकली, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ये ध्यान रखना। जैसे सपोज दैट क्या है ना, अगर कोई टेबल बनी हुई है, ठीक है, ये कोई टेबल है और इस टेबल का नाम है दैट इज T1, ठीक है, और इस कॉलम के इस टेबल के अंदर 3 कॉलम है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रोल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ नेम और यहाँ लिखा हुआ एड्रेस। ठीक, ऐसे है ना एक और टेबल बना लीजिए और इस टेबल का नाम भी दे दीजिए दैट इज T2 नाम की टेबल है। ठीक है, और इसमें भी है ना 3 कॉलम बना लो। यहाँ पर भी हमने एक कॉलम का नाम सेम रख दिया रोल नंबर, बाकी यहाँ लिख लो एज और यहाँ लिख लो मान लीजिए डेजिग्नेशन। ठीक है, अब एक्चुअली देखो होगा कि यहाँ पर जैसे रोल नंबर क्या है R1, ठीक है, नाम क्या है अमित, एड्रेस क्या है दिल्ली, रोल नंबर क्या है R1, एज क्या है 24, डेजिग्नेशन क्या है स्टूडेंट। ठीक है, और हम इन दोनों टेबल को आपस में जोड़ते हैं, हम इन दोनों टेबल को आपस में जोड़ते हैं। पहली टेबल में जो रोल नंबर है ये क्या है, इसको बना रखा है प्राइमरी की। ठीक है, तो अब देखो 2 अलग अलग टेबल हैं, बट क्या ये दोनों अलग अलग टेबल किसी कॉमन एट्रीब्यूट की वजह से आपस में जुड़ गई हैं? तो आंसर है जी हाँ, और वो एट्रीब्यूट का नाम है दैट इज रोल नंबर। इस बात को ऐसे समझो, इस बात को आप ऐसे समझिए, आप है ना किसी भी टेबल में से है ना एक मतलब डाटा फैच करो, डाटा निकालो, है ना, इन शॉर्ट वो दोनों टेबल के रेफरेंस ही मिल रहा होगा। नहीं समझे? समझाता हूँ। जैसे अगर मैं टेबल नंबर T1 से डाटा निकालूं, वो डाटा ये होगा कि रोल नंबर R1 का नाम क्या है, ये मेरे को जानना है। तो ये डाटा किस में से निकल के आ रहा है? टेबल नंबर 1 में से। टेबल नंबर 1 में से निकल के आ रहा है कि रोल नंबर R1 का नाम क्या है अमित। बट ये उसी अमित के बारे में डाटा निकल के आ रहा है जिसकी एज 24 है, जो स्टूडेंट है, यानी उसका डेजिग्नेशन किसी क्लास में स्टूडेंट के रूप में है। समझ रहे नहीं? यानी कि टेबल नंबर T1 का रेफरेंस टेबल नंबर T2 में भी है। या फिर अगर मैं जैसे टेबल नंबर T2 से कोई डाटा फैच करूं, डाटा निकालूं कि रोल नंबर R1 की एज कितनी है 24, तो ये 24 एज है ना उसी अमित की है जो दिल्ली का रहने वाला है। यानी कि T2 नाम की टेबल में जो एज 24 साल लिखी हुई है, रोल नंबर R1 है, इसका रेफरेंस पहली वाली टेबल में है या नहीं? तो जब टेबल में आपस में को रिलेशन बना दिया जाए, आपस में जोड़ दी जाए, जिसकी वजह से है ना टेबल
का डेटा आपस में रिलेशन में आ जाए, तो इसी कॉन्सेप्ट को ना फॉरेन की के नाम से बोला जाता है, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट फॉरेन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। कैसे? हम क्या करते हैं कि टेबल नंबर T1 में तो प्राइमरी की बना देंगे इसको, और यहाँ टेबल नंबर T2 में इसको फॉरेन की बना देते हैं। अब यहाँ पर हमें इसे प्राइमरी की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या प्राइमरी की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे केवल बोल देंगे कि ये फॉरेन की है। इसका सिंपल से मतलब होगा कि ये अपनी किसी पेरेंट टेबल में प्राइमरी की बना हुआ है। समझ में आ रहा है? ये वैसे ही समझ लो जैसे सपोज दैट कि कोई आदमी है ना आता है आपको पढ़ाने के लिए, या पढ़ाना छोड़ो, कोई आदमी आता है आपसे मिलने के लिए या किसी काम को करने के लिए। अब वो आदमी आज नहीं आया, उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को भेज दिया है कि तुम चले जाओ भाई, तो उस आदमी को भी ना सेम तवज्जो दी जाती है कि भाई उन्होंने भेज दिया अपनी जगह पर, आज ये काम कर देगा। समझ रहे नहीं? तो बट उसको तवज्जो दी जा रही है, उसको समझा नहीं जा रहा है, या उसको बिल्कुल उसी नाम से नहीं बोलेंगे। जैसे कोई रमेश नाम का व्यक्ति आता था किसी काम को करने के लिए, आज वो नहीं आया, उसने अपने भाई को भेज दिया है, तो काम वही कर रहा है बट उसको रमेश थोड़ी बोलेंगे। उसका नाम मान लो सुरेश है तो सुरेश ही बोलेंगे उसको, भाई सुरेश जी आए हैं रमेश जी की जगह पर काम करने के लिए, तो उनको भी वही तवज्जो देना, बस इतना हो रहा है। तो वैसे ही समझ लो कि जैसे हमने टेबल नंबर T1 में रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया उस कॉलम को, तो ऐसे ही अगर हमें किसी दूसरी टेबल के अंदर कुछ डेटा लिखना है और उस डेटा को लिखने के बाद दोनों टेबल में आपस में रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पर रोल नंबर वाले कॉलम को हमें या एट्रीब्यूट को फॉरेन की नाम देना है बस। समझ में आ रहा है? इसी बात से पता चल जाता है कि वो अपनी किसी पेरेंट टेबल में प्राइमरी की बना होगा। अच्छा, रोल नंबर लिखना ज़रूरी है यहाँ पर? हाँ, वरना रिलेशन में कैसे आएंगे ये दोनों टेबल? अगर मैं यहाँ पर केवल एज और डेजिग्नेशन 2 कॉलम बना दूँ और रोल नंबर ना लिखूँ, तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना कि दोनों टेबल आपस में जुड़ी हुई है नहीं। जुड़ी हुई तो किसी ना किसी एक कॉलम से ही पता चलेंगे। ये वैसे ही समझ लो जैसे कोई इंडिया में फैमिली रहती थी और उसमें कोई लड़का या लड़की है, उसको फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाए, वहाँ जाके उसने पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद वहीं पर शादी कर ली, वहाँ पर भी उसकी फैमिली हो गई। तो अमेरिका वाली फैमिली में, मान लो अमेरिका गया था वो बच्चा, अमेरिका वाली फैमिली में और इंडिया वाली फैमिली में वो बच्चा कॉमन है, तभी तो दोनों फैमिली आपस में जुड़ी हुई हैं, है नहीं? और जो इंडिया वाली फैमिली में जो बच्चा फॉरेन में गया है तो उसे फॉरेनर कह देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर नाम दिया गया फॉरेन की। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन या सिंपल सी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए फॉरेन की के बारे में, कि 2 टेबल जब आपस में रेफरेंस में लाई जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, तो ये फॉरेन की मदद से हो जाता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 tables are referenced with 2 tables are referenced with a common attribute, a common attribute। आगे लिख लीजिए by using foreign key, by using foreign key। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो कि फॉरेन की का उपयोग करके, फॉरेन की का उपयोग करके 2 टेबल्स को, 2 टेबल्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? आप बोलेंगे सर ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ रही है, एक ही टेबल में नहीं रख सकते थे सारे के सारे कॉलम के नाम? रख सकते थे, बट अगर आपको टेबल का जो स्ट्रक्चर है जिसे स्कीमा कहते हैं उसे बड़ा नहीं करना है, याद है ना मैंने लास्ट क्लास में एक टर्म लिखवाया था आपको, द ओवरऑल डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, है ना? उसे या डेटाबेस, उसे क्या कहा जाता है? स्कीमा, है ना? मतलब पूरे डेटाबेस की जो संरचना है उसे स्कीमा कहा जाता है। तो उसमें अगर सपोज दैट आप बड़ी बड़ी टेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी टेबल बना लो और उनमें आपस में रिलेशन दे दो, ऐसा भी कर सकते हो। तब ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए ऑल द थिंग्स आर क्लियर और नॉट? समझ में आ गया सभी को? अब एक की का नाम और लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है? फॉरेन की के बाद एक की और लिख लीजिए, दैट इज कंपोजिट की, कंपोजिट की।
इसका सिंपल सा मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को जोड़कर एक बना लेना। जैसे उदाहरण के लिए ना, जैसे मान लो इसी टेबल के अंदर T1 नाम की टेबल के अंदर मैं एक कॉलम बनाना चाहता हूँ ऐसा जिसमें नाम और रोल नंबर एक साथ लिखा आ जाए, है ना। और इस कॉलम का नाम मैं रख देता हूँ डिटेल्स। जैसे रोल नंबर है R1 और नाम है बेटा अमित, ये एक साथ लिखा हुआ चाहिए मेरे को, है ना। मान लो ऐसी रिक्वायरमेंट है आपकी कि किसी कॉलम में आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ रख कर देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा कॉलम को आपस में जोड़कर एक नया कॉलम बना लेते हैं टेबल में। तो उसको कंपोजिट कॉलम, कंपोजिट एट्रीब्यूट या कंपोजिट की कह दिया जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू और मोर एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड टुगेदर, एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट को जोड़ा जाता है और उनसे एक नया एट्रीब्यूट बनता है तो वो कहलाता है कंपोजिट की या कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो टू और मोर एट्रीब्यूट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू एट्रीब्यूट, एंड फॉर्म ए न्यू एट्रीब्यूट। और उस नए एट्रीब्यूट को ही क्या कहा जाएगा, दैट इज कंपोजिट की कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में लिख लो, जब दो या दो से ज़्यादा, जब दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को है ना हिंदी में एट्रीब्यूट ही कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स को जोड़कर एक नया एट्रीब्यूट बनाया जाता है, एट्रीब्यूट बनाया जाता है, तब उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट या कंपोजिट की कह देते हैं, कहा जाता है। बताइए बात समझ में आ गया नहीं? नोट कर लीजिए, सॉरी। तो इसे बोलते हैं कंपोजिट की। अब एक की का कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, ठीक है, फिर ये कीज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक और है ना नाम आता है सुपर की, इसका मीनिंग क्या है? एक शब्द और आता है दैट इज सुपर की, ये और नोट कर लीजिए। डेटाबेस में सुपर की का मतलब होता है दैट इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, ये लिख लो, ए सेट ऑफ वन यानी एक और मोर एट्रीब्यूट्स। हिंदी में ऐसे कहा जाएगा एक या, ऐसे लिख लो, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का समूह क्या कहलाता है, उसी को है ना सुपर की के नाम से बोल दिया जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लो, जैसे इस पूरे जो टेबल हैं यहाँ पर, टेबल नंबर T1 और टेबल नंबर T2, इनमें ना कितने एट्रीब्यूट दिख रहे हैं आपको? एक कॉमन एट्रीब्यूट है रोल नंबर, उसके बाद और तीन वहाँ पर हैं और दो नीचे हैं, यानी कि पांच और दो सात एट्रीब्यूट हैं, है ना। तो सपोज दैट एग्जांपल के लिए आपने एक सेट बनाया, सेट बनाने के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ब्रैकेट का, और आप केवल यहाँ पर लिख रहे हो रोल नंबर। तो ये भी है ना एक सेट बन गया एक ही एट्रीब्यूट का, और इसे यहाँ पर सुपर की कहा जाएगा। यानी आप अलग से है ना रोल नंबर को कुछ बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो उसका जो सेट है ना वो यहाँ पर सुपर की कहलाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लो आप रोल नंबर के साथ साथ है ना, मान लो नेम है या मान लो एड्रेस हो गया, इन तीनों एट्रीब्यूट को एक साथ रखकर कुछ अलग से बताना चाह रहे हैं, कुछ नाम देना चाह रहे हैं, तो ये इन तीनों एट्रीब्यूट का जो सेट है वो भी सुपर की कहलाएगा, ठीक है। मान लो अगर आप है ना, जैसे रोल नंबर हो गया, है ना, इसके अलावा मान लीजिए एज हो गई, इसके अलावा डेजिग्नेशन हो गया, या एक काम कर लो मिला जुला के रख लीजिए, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, है ना, एज हो गई, है ना, और डेजिग्नेशन हो गया। तो इस तरीके से ना आप एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को एक साथ कंबाइन करके अगर एक सेट बना के रख रहे हो तो उसको यहाँ पर सुपर की के नाम से बोल दिया जाता है, ठीक है जी।
चलिए, आई होप सो है ना, यहाँ तक की कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बताइए कमेंट सेक्शन में, इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप सो कि यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हमने ना टर्मिनोलॉजी की अगर बात की, शब्दावली की, तो डेटाबेस में ना शब्दावली यही इस्तेमाल में लाई जाती है: रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस, डीबीए, एसिड प्रॉपर्टी, प्राइमरी की, सुपर प्राइमरी की और कैंडिडेट की, और कंपोजिट की मैंने बताया, फॉरेन की मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें ना यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कंसिडर की जाती हैं। अब कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, नहीं तो आज ही की क्लास में ना फिर डेटाबेस को ख़त्म कर देते हैं। अभी थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में बताना है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा समझेंगे। एक पॉइंट तो ये बचा हुआ है। दूसरा है ना, अभी ये भी समझाना है कि डेटाबेस के टाइप्स भी होते हैं, है ना। आर डी बी एम एस, एन डी बी एम एस, एच डी बी एम एस भी होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कमांड्स वगैरह मैं एक दो बता दूंगा आपको कि डेटाबेस पर अगर डायरेक्टली आप काम करते हैं तो कमांड्स वगैरह क्वेरी लिखकर काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है ना, एक डायग्राम भी है ना यूज़ किया जाता है डेटाबेस में, जिसको ई आर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहा जाता है। तो अभी करीब करीब चार शायद पॉइंट और बचे हुए हैं, चार ही बचे होंगे। तो ये मान लीजिए 1 घंटे का समय हमें और चाहिए अभी। तो फिर एक काम करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें है ना डेटाबेस को ख़त्म कर लेंगे, ठीक। और एक क्लास में अगर हो पाया पॉसिबल तो नंबर सिस्टम को एक क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा है ना जल्दी जल्दी चीज़ों को देखा जा सकता है, थ्योरेटिकल में ना एक्सप्लेन करना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम को एक ही क्लास में ख़त्म कर लें, और एक क्लास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला ख़त्म हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये मान लो 3 क्लासेस और बची हैं। 3 क्लास के बाद है ना फिर हमारा जो कंप्यूटर स्पेशल बैच का एक कॉमन सिलेबस होता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारा ना बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारी बातें अब तक हमने पढ़ ली हैं, एक लंबा समय हमने गुजारा इस बैच में, धीरे 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 धीरे, है ना, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। तो अब वो समय आ गया है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग ख़त्म हो ही गया हमारा। तो जितने आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे, अब थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या आप किसी किताब से थ्योरी पढ़ रहे हो, या मान लो किसी पीडीएफ से रीडिंग कर रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, अब कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास में मैंने जितनी थ्योरी कराई है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए जब तक आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी डाउट आए एमसीक्यूज पढ़ते समय आप मेरे से पूछते रहिए। क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? आधे जी, एक काम करते हैं, मैं प्रॉपर है ना आपको पूरा जो फंडा है वो समझा दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा कि कैसे वर्क करता है। चलो फिर आज की क्लास और आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ अब किसी का कोई डाउट है नहीं, तो हो तो जल्दी जल्दी फटाफट पूछ लो। आज की टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछ लो, या अभी तक हमने जितने भी चैप्टर टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। आदेश जी नहीं लिखा है सर, आपके नोट से सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप आराम से ना, वही 3 मेथड बताया मैंने आपको, 3 चीज़ों को ही फॉलो करो मेथड को, डेफिनेटली क्वेश्चन लग जाएंगे सारे। क्लास देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो, और मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल एक्सेस कर लो, हो जाएगा।
बेस्ट कंटेंट है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अब कंप्यूटर आसान लगने लगा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच।